वरुण, अभी ये जो हादसा हुआ है उसके बाद से हम देख रहे हैं लगातार बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं और इसी बीच एक दुख की लहर भी है लोगों के बीच। आपका एक पत्रकारिता का अपना एक रहा है, सफ़र रहा है, आप कैसे उनको याद कर रहे हैं? मैंने 2 दशक महाराष्ट्र की राजनीति कवर की है। और मैं एनसीपी 2000, जब वो ऑपोजिशन में पहली बार आई 2014 में, तब मुझे एनसीपी दिया गया था कवर करने के लिए। एनसीपी की एक खास बात उस वक्त ये भी हुआ करती थी कि वो एक बहुत टेक्नो savvy पार्टी थी और उसमें अजीत पवार का बहुत रोल था और सारे लीडर्स बहुत अच्छे से मिलते थे। सारे लीडर्स हमेशा अवेलेबल रहते थे। बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जो शायद बहुत दूसरी पार्टियों ने लेट उसको अपनाया, पर एनसीपी और अजीत पवार एक ऐसी पार्टी मानी जाती थी जो जर्नलिस्ट फ्रेंडली थे और आज भी उनकी वही प्रतिमा रही है। दूसरी चीज अगर आप देखें तो अजीत पवार एक ऐसे लीडर थे जिन से आप महाराष्ट्र के भूमि में क्या हो रहा है, खास करके वेस्टर्न महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा में, पुणे, सातारा, सांगली, ये जो जिले हैं जहां पर उनका प्रभुत्व है, उनका उनके पार्टी का रहा है, वहां के बारे में आप जान सकते थे। और वो हमेशा अवेलेबल तरीके के लीडर रहे हैं। कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता, जरूरी नहीं है कि उन्हीं के पार्टी का कार्यकर्ता, पर किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता जब उनके पास कोई काम लेकर जाता था तो वो काम वो कर ही देते थे। अधिकांश समय ऐसा होता था कि वो कर देते थे। मुझे आज भी याद है, जब मंत्रालय में आग लगी थी तब भी वो कुछ काम ही कर रहे थे और कोई आया था उनसे मिलने के लिए, किसी काम के लिए ही, और साथ में वो निकले थे वहां से। तो ही वॉज ऑलवेज अ वर्कोहॉलिक पर्सन। ये जो भी इंसिडेंट हुआ है, ये इसका तो इन्वेस्टिगेशन होगा ही, उससे पता चलेगा। बस दरख्वास्त केवल सरकार से या जो भी एजेंसी है उनसे यही रहेगी कि जो भी रिपोर्ट आए वो पब्लिक किया जाए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके मन में बहुत सारे सवाल हैं। सवाल ये है कि क्या ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। ये सारी चीजें अगर पब्लिक की जाएगी तो अटकलें जो लगाए जा रहे हैं, जिस तरीके की बातचीत हो रही है, वो सारी चीजों को शायद एक तरीके से फुल स्टॉप लग जाएगा। और ये एक बहुत बड़ा सवाल जो है कि क्या हमारे देश के एविएशन सेक्टर को रेगुलेट करने की जरूरत है, रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे आने चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये पहली दफा ऐसा कुछ हुआ है। इसके पहले भी बहुत से नेताओं को हमने खोया है। जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं, वहां पर भी हमने देखा है कि छोटे मोटे जो स्टेट के हेलीकॉप्टर्स होते हैं उनमें भी एक्सीडेंट्स होते हैं। हालांकि बहुत ज्यादा कुछ नुकसान फॉर्चुनेटली कुछ हुआ नहीं है कभी, पर ये जो इंसिडेंट है इससे हमें सीख लेनी चाहिए और ये ना हो वापस से। इसके लिए पूरी तरीके से टेक केयर करना चाहिए ताकि कोई और इनोसेंट, ये अजीत पवार जी की केवल बात नहीं है। इस फ्लाइट में, इस चार्टर फ्लाइट में और भी 4 लोग थे। जी। पिंकी माली करके एक लड़की थी जो फ्लाइट क्रू थी, जो विदित जोशी जाधव हैं जो पुलिस ऑफिसर थे, इनकी भी डेथ हो गई। वो फ्लाइट कैप्टन की भी दोनों की डेथ हो गई। तो ये इनोसेंट लाइफ्स जो जा रहे हैं उनके बारे में एज अ जर्नलिस्ट वी वुड एक्सपेक्ट कि जो डीजीसीए है, जो सिविल एविएशन यूनिवर्सिटी है, दे विल टेक केयर ऑफ इट एंड सच इंसिडेंट्स आर नॉट रिपीटेड। बिल्कुल, बहुत सही बात कह रहे हैं आप। राजलक्ष्मी जोशी जी, देखिए जो तमाम सवाल उठ रहे थे उन पर जवाब आना बहुत ज़रूरी है और जिस तरीके से अभी वरुण भी बता रहे हैं कि उनका भी 2 दशक का अनुभव रहा है, उन्होंने उनके साथ काम किया है। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि बहुत सारी घटनाओं में चीज़ें छुप जाती हैं तो सवाल बड़े गहरे होते चले जाते हैं। अब चूँकि एक बड़ा शून्य छोड़कर चले गए हैं अजीत पवार महाराष्ट्र की राजनीति में, अब बारामती की जनता कैसे उनके जाने को स्वीकार करेगी और आगे भविष्य के लिए खुद को तैयार करेगी? जी सोनल जी, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि बारामती में अभी आगे बारामती, न सिर्फ बारामती बल्कि ये एनसीपी, खास करके अजित पवार जी का जो गुट है, इसका नेतृत्व कौन करेगा। क्योंकि अभी हो सकता है कि उनकी या तो पत्नी या तो फिर जो बड़े पुत्र हैं वो उसकी बागडोर संभाले, या तो फिर उनके, वैसे तो है बड़े दिग्गज नेता हैं। अभी देखिए, ये इनकी एक अचीवमेंट आप कह सकते हैं कि जैसे शरद पवार जी की छत्र छाया में रहते हुए उधर से वो जो इतने बड़े नेता बने, उनके इतने बड़े बड़े नेताओं को वो लेकर उन्होंने एक एक अपनी हस्ती बना ली, अपना एक अलग आइडेंटिटी बना लिया। जी। जो जैसे उन्होंने जैसे आप कह सकते हैं कि जो 41 सीटें विरुद्ध 10 सीटें, आप सोचिए कि इतनी बड़ी डिफरेंस थी। शरद पवार जी की जो गुट है उनको केवल 10 सीटें मिली पिछले
ये जो विधानसभा असेंबली में, तो इतना बड़ा उन्होंने एक अचीवमेंट किया हुआ था कि इतने इतने लोगों को, इतने शरद पवार जी तो इतने बड़े हस्ती हैं कि उनकी गुट को छोड़कर इतने बड़े बड़े नेता छोड़कर इनके इनके साथ आते हैं, तो ये तो बड़ा अचीवमेंट ही था। तो जी देखिए, ऐसे व्यक्ति का जो है वो एक वॉइड, वो कैसे पूरा होगा, कौन पूरा करेगा उसको, कौन रिप्लेस करेगा, तो ये सब जो है ये बड़े प्रश्न है। और आने वाले दिनों में ये बड़ा पॉलिटिकल टर्मोइल है ये, खासकर उनकी पार्टी के लिए। भाजपा बिल्कुल और एक नाथ शिंदे जी के जी शिवसेना मिलकर यहाँ की जो है वो गवर्नमेंट को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो खास करके उनकी जो एनसीपी है उसका क्या होगा भविष्य। और अगर दोनों पार्टियों का विलय हो जाता है, दोनों जी मिलकर वो महायुति के साथ आते हैं, हम्म, तो फिर वो भी एक पॉसिबिलिटी है। और अगर वो, देखिए दूसरी तरफ आप देखिए तो उधर तो पतन ही पतन है। तो वो ना कांग्रेस के साथ में, ना ही ठाकरे बंधुओं के साथ में, मुझे नहीं लगता उनका कोई भी भविष्य उधर है। तो मुझे लगता है कि ये जो है अभी सामने एनसीपी के लिए खास करके बड़े बड़े जो है अभी ये प्रश्न चिन्ह आए हैं उनके लिए कि वो किसके साथ जाएंगे। और ये जो बड़े बड़े नेता शरद पवार जी के गुट से निकल कर बाहर आए थे, और अभी जो इन्होंने अजित पवार जी के साथ में जो इन्होंने ये जो अपना जो जो भी जी पॉलिटिकल अभी जो जर्नी उन्होंने तय किया है, जो हम्म, इतना बड़ा रिस्क लिया है उन्होंने, और उसको उसमें सक्सेसफुल भी हुए, तो जी ये इतना सब करने के बाद क्या वो वापस जाएंगे और शरद पवार जी के डोमिनेशन में रहेंगे? मुझे नहीं लगता कि ऐसा इतना सरल हो पाएगा ये सब। बिल्कुल तो ये जी बड़ी बड़ी बड़े प्रश्न है ये सब उनके सामने। बिल्कुल बड़ा प्रश्न है। वरुण, चूंकि आपने एक पूरा महाराष्ट्र की राजनीति का सफ़र देखा है, कैसे ये पावर बैलेंस होगा, और अगर होगा तो क्या सीधे तौर पर होगा या पर्दे के पीछे होगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी सवाल है इस वक्त। देखिए, पहला चीज तो ये हमें एहसास रखना चाहिए कि एनसीपी जो है ये एक रीजनल पार्टी है, और रीजनल पार्टी में हमेशा देखा जाता है कि जो बाइंडिंग फैक्टर होता है, नेशनल कांग्रेस को छोड़ दे तो नेशनल पार्टीज में तो ये देखने जाता, बट बहुत कम नेशनल पार्टीज हैं तो इसके बारे में कह नहीं सकते, पर रीजनल पार्टीज में हमेशा से बाइंडिंग फैक्टर एक फैमिली रहती है, और एनसीपी एक फैमिली ड्रिवन पार्टी ही रही है। तो पवार जो हैं वो भी इस पार्टी को चलाएंगे, और कोई ना कोई पवार फैमिली से हो सकता है कि आगे आए। इनके पास नेता है नेशनल लेवल पे, प्रफुल्ल पटेल है, स्टेट लेवल पे छगन भुजबल है, सुनील तटकरे हैं, धनंजय मुंडे हैं। ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो पार्टी को स्टेट पर हैंडल कर सकते हैं और जो गाइड कर सकते हैं, चाहे प्रेसिडेंट कोई भी बने एनसीपी का। और दूसरी बात, यहाँ पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन हाल में खत्म हुए, तब भी दोनों पार्टीज, एनसीपी शरद पवार और एनसीपी अजित पवार मिलकर इलेक्शन लड़े थे, और कई जगह पर उन्होंने बीजेपी के खिलाफ भी इलेक्शन लड़ा था। वो भी एक स्ट्रैटेजिक अलायंस तोड़कर उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। पुणे में तो अजित पवार ने और देवेंद्र फडणवीस ने खुद ने कहा था कि हम ऑपोजिशन को कोई जगह नहीं देना चाहते, इसके लिए हम साथ में लड़ रहे हैं, हम अगेंस्ट जी जीत रहे हैं, और वही हुआ। और मुंबई की अगर आप बात करें तो मुंबई में अजीत पवार अलग लड़े थे, शरद पवार अलग लड़े थे, पर जेडपी इलेक्शन यानी जिला परिषद इलेक्शन जो होने वाले हैं अगले जी हफ्ते, उनके लिए भी ये दोनों पार्टियां साथ में आई थी। तो मर्जर की बात तो चल ही रही थी, और जो भी नेता है उन्हें न शरद पवार के लीडरशिप में कोई प्रॉब्लम होगी, ना उन्हें सुनेत्रा पवार के लीडरशिप में कोई प्रॉब्लम होगी, ना उन्हें सुप्रिया सुले के लीडरशिप में कोई प्रॉब्लम होगी, ना ही कोई पार्थ पवार के लीडरशिप में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये सारे लीडर्स जो हैं ये रीजनल लीडर्स हैं। इनकी खुद का एक वर्चस्व है, इनका खुद का एक वास्तव स्थिति है वहां पर जहां से वो जीत कर आते हैं। तो इन लीडर्स के लिए पार्टी और सिंबल जरूरी होता है, पर इन लीडर्स का खुद का एक पहचान है। तो कोई भी लीड करे, और मुझे कहीं पे भी डिसअरे में यानी बिखरता हुआ एनसीपी नहीं दिख रहा है, मुझे जी कहीं पे भी बिखरता हुआ अजीत पवार का गुट नहीं दिख रहा है। मुझे नॉर्मल जो ये एक सेटबैक जरूर है, आज वो भले अपने आप को अनाथ मान रहे होंगे क्योंकि उनके जो प्रेसिडेंट है वो नहीं है, बट आने वाले कुछ दिनों लेकिन में वरुण, ये हमने जरूर पॉलिटिक्स में कई बार देखा है ना कि एक बहुत बड़ा राजनीतिक वैक्यूम आ जाता है, और उस वैक्यूम को भरने में समय लगता है। अगर समय लगता है तो कई बार नुकसान भी पहुंचता है। तो क्या ये वैक्यूम बहुत जल्दी भरता हुआ दिख रहा है, या लगता है कि इसको बहुत समय लग सकता है?
मुझे समय लगता हुआ ऐसा नजर नहीं आ रहा है। उल्टा मैं यही कहूंगा कि अजीत पवार ने अपने बेटे को 2019 में चुनाव लड़ा के, भले ही वो अब इतने सक्रिय नहीं है जैसे अश्विन जी ने कहा, बट उनको चुनाव लड़ा के पॉलिटिक्स क्या होता है ये तो समझा दिया। अपनी बीवी को वो एमपी बनाकर राज्यसभा में भेज चुके हैं, इससे पहले भी लोकसभा चुनाव लड़ा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने परिवार का जो वर्चस्व है उनके पार्टी के अंदर, वो स्थापित कर दिया है। तो या तो बेटा या उनकी पत्नी, दोनों में से कोई भी आता है लीडर, तो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और दूसरी बात जो मैंने कहा कि एनसीपी जो है वो रीजनल पार्टी है, यहाँ पर रीजनल लीडर्स बहुत हैं। तो ये वैक्यूम की जो बात करते हैं या जो डाउनफॉल होगा, देखिए वो 40-41 सीट अभी जीत कर आए जब शरद पवार उनके खिलाफ थे। ये ऐसे लीडर्स हैं जो कहीं पर भी जाए, अगर आज वो भारतीय जनता पार्टी से भी इलेक्शन लड़ेंगे, छगन भुजबल अगर वहां से, छगन भुजबल पहले शिवसेना के नेता हुआ करते थे, वो मजगांव से मुंबई से लड़ते थे, फिर वो योला चले गए। ऐसे बहुत सारे नेता हैं, भास्कर जाधव, ये पहले एनसीपी के शिवसेना के नेता जी थे, फिर एनसीपी से चिपलून से लड़ते थे, फिर जी वापस से आज शिवसेना में चले गए। तो ये सारे नेताओं का एक अपना वर्चस्व है अपने लोकल एरियाज में, वो बिखरता हुआ नजर नहीं आता, उनको लॉस होता हुआ नजर नहीं आता। हाँ, एक लीडर, अब डीसीएम कौन बनेगा ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा। क्या क्या अगर डीसीएम देती है, जो मुझे लगता है बीजेपी ने डीसीएम का पोस्ट दी थी, अब तक दे भी सकती है। और ये एनसीपी आपको मानकर चलना पड़ेगा कि एक ऐसी पार्टी है जो पावर से दूर नहीं रहना चाहती। तो वो जो भी परमिटेशन और कॉम्बिनेशन हैं उनको मिलाकर पावर में किस तरीके से रहा जाए, उनके किस जी। नेता को आगे किया जाए, किस नेता को डीसीएम बनाया जाए, ये सब कुछ उनका डिसीजन होगा। और वो पावर से दूर नहीं जाएंगे, वो बिखरेंगे नहीं, और जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। वो तो आगे वाले चुनाव में लोग उनको कितना पसंद करते हैं वो देखेंगे। और क्या लगता है कि कौन दिशा तय करेगा? अगर हम अजीत पवार गुट की एनसीपी की बात करते हैं तो ये दिशा किसके हाथों में दिख रही है आपको? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि यहाँ पर बहुत से लोकल लीडर्स तो हैं, स्टेट प्रेसिडेंट हैं उनके तक करे, जो मोदी वेव में 2019 में भी अलीबाग रायगढ़ से जीत कर आए थे जी लोकसभा में। तो जी है, उनका वर्चस्व है, यहाँ पर छगन भुजबल है, और खास करके नेशनल लेवल पर प्रफुल्ल पटेल हैं जो हर चीज हैंडल करते हैं, और उनकी बीजेपी के साथ बहुत अच्छी इक्वेशन है। तो कहीं पर भी उन्हें इस तरीके से मदद की जरूरत पड़ेगी कि किस तरीके से पार्टी को आगे लेकर चलना है, तो उनके पास एक्सपीरियंस हैंड्स बहुत है। जी और ये कहना कि परिवार एक दूसरे को छोड़ देगा, देखिए ये नहीं होगा। जहां तक मुझे लगता है कि इवन शरद पवार भी नहीं चाहेंगे कि पार्टी डेसिमेट हो जाए, क्योंकि उसमें जी। उन्हीं का लॉस होगा, क्योंकि उन्होंने इस पार्टी को बनाया है। तो वो भी जब जरूरत पड़ेगी तो उनकी भी तरफ से जो भी हेल्प आएगा होगा। तो मुझे ये और तो लगता है कि राजनीति फिर और अगला होगा। पारिवारिक संबंध बिल्कुल अलग अलग बात हैं, और ये थोड़ा इमोशनल एंगल भी है अगर हम इसको भी समझें, क्योंकि आपके राजनीतिक रूप से मतभेद हो सकते हैं लेकिन जब परिवार की बात आती है तो कई बार आप बहुत से सेक्रीफाइस कर जाते हैं। वरुण, बिल्कुल, और किया भी है। देखिए, आप माने या ना माने, पर जिस तरीके से हमेशा से ये माना गया था कि 2011-12 से ये माना गया था कि अजीत पवार पार्टी को लीड करेंगे, पर उन्हें पीछे रखा गया और हर बार रहे। उन्होंने कभी पार्टी को छोड़ा नहीं, उन्होंने पार्टी अबैंडन नहीं की। उन्होंने लास्ट में एट द एंड ऑफ द फैगन, जब उन्हें लगा कि उनके नेता अब उन्हें छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि सत्ता से दूर रहना, मैंने पहले भी कहा कि ये एनसीपी के नेताओं का स्वभाव नहीं है, जी उन्होंने कभी भी सत्ता से दूर नहीं रहे हैं। तो जब उन्हें ये लगा तो उन्होंने अपने काका से बात की और फिर उनके इजाजत लेकर उन्होंने पार्टी अलग की। और बिल्कुल, अगर आप देखेंगे कि एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच में जिस तरीके से अनबन झगड़ा हुआ, वो यहाँ पर आपको नजर नहीं आया जी होगा। जैसे ही इन्होंने कहा कि हमें अलग होना है, किसी भी तरीके की अनबन नहीं हुई, आराम से इन्होंने सिंबल ले लिया, उन्होंने दूसरा सिंबल ले लिया। और ये बहुत समझदार पार्टी है और बहुत समझदार परिवार है, उन्हें पता है कि राजनीति कैसे चलाना है, महाराष्ट्र में क्या करना है, एनसीपी को कैसे कायम रखना है, और वही हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ ज्यादा बिखरता हुआ नजर आएगा यहाँ पे। जी। अगर हमने देखा है कई बार बहुत सारी छत्रप पार्टी होती हैं। राजलक्ष्मी जी, आपसे मैं सवाल ले लेती हूँ। राजलक्ष्मी जी हमारे साथ नहीं जुड़ी हुई हैं, आपसे मैं सवाल ले लेती हूँ वरुण, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि जो किंग मेकर की भूमिका में होते हैं लोग, उनको फिर आगे समय में लोगों की यही एक धारणा बन जाती है कि ये किंग मेकर तक ही रहेंगे, ये अपना कोई एक बहुत बड़ा जो एक किंगडम बनाने की बात होती है वो नहीं हो पाएगा। तो क्या इस तरह का खामियाजा कई बार भुगतना पड़ता है? नहीं नहीं नहीं, देखिए, पहला चीज तो मैं कहूंगा कि किंग मेकर के पोजीशन में ये उनकी बाहर रहे हैं जो पहली बार चुनाव लड़े थे इन लोगों ने, एनसीपी ने 1999 में। तब इनके पास ज्यादा एमएलए आए थे, फिर भी इन्होंने कांग्रेस से अलग होने के बावजूद भी शरद पवार ने वो सीट, जो चीफ मिनिस्टर की सीट थी, वो कांग्रेस को दे दी थी। उसके बाद से कभी भी इस तरीके का कोई माहौल नहीं रहा कि किंग मेकर है।
आज भी, आज जो सत्ता का समीकरण है महाराष्ट्र में, वहां पर एनसीपी रहे नहीं रहे, उससे सरकार गिरती है या नहीं गिरती है, ये ऐसा कोई सवाल ही नहीं होता। एनसीपी साथ में थी, और ये किंग मेकर नहीं रहे हैं, ये लीडर्स रहे हैं जिन्होंने एक पर्टिकुलर बैस्टियन संभाल के रखा हुआ है। जैसे एनसीपी, मैंने पहले भी कहा, वेस्टर्न महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में बहुत पावरफुल है। यहाँ पर इन्होंने बहुत कुछ, इनके जो लीडर्स हैं उनका एक वर्चस्व रहा है। इनके पास शुगर फैक्ट्रीज नहीं है, इनके पास बहुत बड़ी बड़ी अलग इंडस्ट्रीज को ये चलाते आए हैं, तो वहां पर इनका हमेशा से एक वर्चस्व रहा है। ये सत्ता के समीकरण को फिलहाल बदल सके ऐसा कोई इनके हाथ में जादू की छड़ी नहीं है, ना ही संख्या बल है ऐसी, और ना ही इनके पास कुछ और है। हालांकि ये जरूर चीज है कि इनका रहना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरीके से, जो एकनाथ शिंदे बार बार नाराज होकर चले जाते हैं, उस चीज को हैंडल करने का एक बहुत बड़ा बफर देता है। उसके अलावा ज्यादा से ज्यादा किंग मेकर वाले पोजीशन में तो ये नहीं है। हाँ, एक तंज जो रहता है इनके मन में, और जो पूरे महाराष्ट्र को रह गया, कि हमेशा ये कहते थे कि इन्हें चीफ मिनिस्टर, डीसीएम, डीसीएम सबसे ज्यादा, सबसे लंबा सर्व किया हुआ डीसीएम शायद कोई इतिहास में है देश के, तो वो अजीत पवार ही होंगे। तो वो मुख्यमंत्री बनने का जो सपना था, वो अब सपना सपना ही रह गया। पर जैसे मैंने पहले भी कहा कि अजीत पवार का एक स्टैंडिंग है, और वो उन्होंने अपने चाचा के बदौलत भले शुरुआत में की होगी, पर उसके बाद में उसको कायम रखा, बनाया अपने बलबूते पे। उन्होंने जिस भी तरीके के डिसीजंस लिए, जो भी कहा, दिल, मतलब दिल खोल कर कहा। वो हंसी मजाक भी करते थे, वो सीरियस पॉलिटिशियन भी थे, ब्यूरोक्रेसी को अच्छे से हैंडल करके चलते थे। शायद उनकी जितनी समझ ब्यूरोक्रेसी को हैंडल करने में है, शायद ही कुछ लीडर होंगे, एक दो छोड़ जाएगा देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे को, तो किसी और के पास होगी। प्रशासनिक मास्टरमाइंड के तौर पे देखा जाता था उनको। एंड ही, और उन्होंने उतने साल काम किया है। ब्यूरोक्रेट्स को हैंडल करना बहुत मुश्किल है, ब्यूरोक्रेट्स के साथ काम करना और अपनी काम करवा लेना बहुत बहुत मुश्किल है। एक तो ये खास करके आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स, मेरे ख्याल से दूसरे लोग ऑपोजिशन कम होते हैं, ये सबसे बड़े ऑपोजिशन होते हैं। कोई भी अगर आप स्कीम रोल आउट करना चाहते हैं, कहीं पर भी आप कुछ करना चाहते हैं, तो पॉलिटिशियंस के सामने ये एक बहुत बड़ा रोड ब्लॉक होता है। तो उनको किस तरीके से हैंडल करके अपनी बात मनवाकर अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट से ऐसे ऐसे जगहों पर पैसे रिलीज करना। अभी कल ही की बात है कि इन्होंने जो जिस तरीके की चीजों को, खास करके एनिमी प्रॉपर्टी के ऊपर जो स्टैंप ड्यूटी लगता है, उसको नहीं लेंगे, तो ये तो एक ये रेवेन्यू लॉस ही है। पर डिसीजंस लिए हैं जो शायद एक ब्यूरोक्रेट ने कहा होगा कि सर रेवेन्यू लॉस आ जाएगा, हम डेफिसिट में जा सकते हैं, पर फिर भी गवर्नमेंट ने माना है। एंड ही ओनली, इन्होंने ही ट्वीट किया है उस चीज के बारे में। तो बहुत ये एक चीज बताता है कि किस तरीके से ये हैंडल करना जानते थे, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, किस तरीके से लोगों को संभालना है, कार्यकर्ताओं को संभालना है, और नेताओं के जो रोज प्रॉब्लम्स होते हैं उसको किस तरीके से हैंडल करना है। आप एक चीज मान लीजिए, जब उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट चला रहे थे और ये डीसीएम थे, तब उद्धव ठाकरे के जो मिनिस्टर्स थे वो कहते थे हमें पैसे नहीं मिल रहा, पर इनके जितने भी मिनिस्टर्स थे उन सबको बराबर फंड रिलीज होता था, उन सब के पास पैसे जाते थे और वो काम करते थे। तो ही न्यू हाउ टू हैंडल थिंग्स, और वो एक चीज महाराष्ट्र, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और पूरा का पूरा महाराष्ट्र जरूर मिस करेगा। और एक पावर नेगोशिएटर के तौर पर भी उनको देख सकते हैं क्या? कोई उनके बाद अब कोई पावर नेगोशिएटर बचा है आपको लगता है, या पॉलिटिक्स ज्यादा सेंट्रलाइज्ड हो गई है वहां पर? पावर नेगोशिएटर तो मैं नहीं मानता, क्योंकि इन्होंने कभी पावर नेगोशिएशन नहीं किया। इन्होंने जो पॉलिटिक्स इनके पार्टी को सूट करेगी उसे किया। और पावर नेगोशिएटर तो हमेशा से कहा जाता है कि प्रफुल्ल पटेल ही थे। जब शरद पवार की ही पार्टी में थे वो, तो वो नेगोशिएशन जो दिल्ली में होती थी उसे प्रफुल्ल पटेल ही लीड करते थे। तो वो तो है और वो होता रहेगा। तो मैंने जैसे पहले भी कहा कि जो एक लीडर न होने का अनाथ वाला जो फीलिंग है वो शायद होगा। एनसीपी जो अजीत पवार लीड कर रहे हैं उसमें इतने लीडर्स हैं कि वो पार्टी टूटेगी नहीं, बिखरेगी नहीं, और किसी तरीके की जो एक ये होता है, क्योंकि मैं पहले भी कहूंगा कि पवार फैमिली से कोई ना कोई मुझे लगता है लीड कर सकता है। क्योंकि जैसे गांधी फैमिली जरूरी है कांग्रेस के लिए, ठाकरे फैमिली है उनकी शिवसेना के लिए, और जिस तरीके से स्टालिन जरूरी है डीएमके के लिए, तो ठीक उसी तरीके से रीजनल पार्टी के लिए यादव जैसे समाजवादी के लिए है, तो यहाँ पर पवार जो है फैमिली वो एनसीपी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो रहेंगे, उनके फैमिली से कोई होगा और शायद उसी तरीके से काम आगे बढ़ेगा। अब जो महाराष्ट्र की राजनीति है उसको हम देखें तो ये एक टेम्पररी अलायंस की ही राजनीति हम देख रहे हैं बनकर रह गई है। क्या किसी स्थायी गठबंधन की तरफ जाते हुए दिख रहा है आपको पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो अगर हम देखते हैं, या फिर ये पूरी जो पॉलिटिक्स है वो एक टेम्पररी अलायंस में ही बंद कर रह गई है?
देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, स्टेट लेवल पे तो महाराष्ट्र में एक फुल प्रूफ अलायंस है, परमानेंट अलायंस है, टेम्पररी अलायंस नहीं है। टेम्पररी अलायंसेस जो थी वो लोकल बॉडी इलेक्शंस के लिए हुई, चाहे वो म्युनिसिपल काउंसिल के इलेक्शंस हो या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हो या जेडपी के जो जिला परिषद के इलेक्शन चल रहे हैं वहां पर। इसके अलावा तो कोई टेम्पररी अलायंस नहीं है। परमानेंट अलायंसेस दो हैं, महायुति और एमडीए। महायुति में एनसीपी अजित पवार, शिवसेना शिंदे और बीजेपी है, और एनडीए में उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस है। ये वहां पर भी ब्रेक रही है। तो और हमेशा से अगर आप देखें तो महाराष्ट्र में 1996 से जब से पहली बार बीजेपी और शिवसेना की सरकार है, तब से अलायंस गवर्नमेंट ही रूल करते आ रही है। तो यहाँ के जी। लोगों को भी वो चीज एक समझ में आ गया है। हर एक पॉकेट में, जैसे मैंने पहले भी कहा कि वेस्टर्न महाराष्ट्र में एनसीपी का दबदबा है, फिर आगे चले जाएंगे तो बीजेपी का दबदबा है, कुछ जगह पर शिवसेना शिंदे का दबदबा है। तो इस तरीके से इनके पॉकेट्स हैं। मुंबई में कुछ पॉकेट्स में उद्धव ठाकरे के हैं, तो मैक्सिमम में बीजेपी के हैं। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ है, पर अलायंस सरकार चलते रहेगी। मुझे नहीं लगता है 2029 तक। अगर 2022 में ये जो भी हुआ नहीं हुआ होता और बीजेपी अकेले चुनाव लड़ती 2024 का, तो शायद अलायंस का आगे नहीं होता, क्योंकि इतना आक्रोश था लोगों के अंदर जो उद्धव ठाकरे ने किया था 2019 में, कि भारतीय जनता पार्टी शायद सिंगल हैंडेडली जीत जाती। जो 2024 के चुनाव में भी महाराष्ट्र में हमने देखा कि 132 सीटें जीत कर आई अकेले भारतीय जनता पार्टी। तो ये वो उस तरफ बढ़ रहा था। तो हो सकता है 2029 के चुनाव तक प्रोबेबली बीजेपी को अलायंसेस की जरूरत न पड़े, पर फिलहाल तो अलायंसेस की जरूरत है, और वो अलायंस वाले पार्टीज रहेंगे, अलायंस वाले गवर्नमेंट रहेंगे यहाँ। हर बार हमने देखा कि एक सत्ता संयोजन में अजीत पवार की भूमिका नज़र आई है। आपको क्या लगता है कि ये जो उनका रोल रहा है, ये कुछ लोग उसको पॉलिटिकल चतुराई मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि भाई सिद्धांतों की कमी थी, सिद्धांतहीनता थी। आपको क्या लगता है कि उनका जो हम पॉलिटिकल हिस्ट्री उठाकर देखते हैं, तो जो बार बार हर जगह पर खुद को फिट पाया है उन्होंने वही किया है जो उनकी पार्टी को चाहिए। देखिए, शरद पवार ने भी तो 2019 में उद्धव ठाकरे के पार्टी के साथ अलायंस की, गांधी ने भी अलायंस किया उद्धव ठाकरे के साथ। यही लोग जो हमेशा बाला साहब ठाकरे के विरोध में बोलते थे, उनकी पार्टी ने तो उनका वोटिंग राइट जो था वो छीन लिया था, घर से निकलने के लिए पाबंदी लगा दी थी। तो क्या क्या नई चीज हुई थी, तो उनके साथ उनका अलायंस हुआ। तो पॉलिटिक्स इज ऑफ कन्वीनियंस। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, अपॉर्चुनिस्ट नहीं होते। उनको जब अपॉर्चुनिटी मिलती है, देखिए हर कोई राजनीति इसलिए करता है ताकि वो सत्ता में आ सके। सत्ता में रहेंगे तो ही कुछ काम कर पाएंगे, और तभी वो दूसरी बार जीत कर आ पाएंगे। अगर सत्ता में नहीं रहेंगे तो आना तो बहुत ही मुश्किल हो सकता है दोबारा। तो इसके लिए कुछ भी करना पड़े। जैसे उद्धव ने बीजेपी के साथ 2019 में चुनाव लड़ा, पर वो चले गए इनके साथ। ठीक उसी तरीके से अजीत पवार ने भी वही किया कि वो, आपको कम से कम उन लोगों ने साथ में चुनाव लड़ा था, एनसीपी, शिवसेना शिंदे और बीजेपी। तो अपॉर्चुनिस्ट, और ये वर्ड तो गलत ही होगा कहना, पर फिलहाल के लिए ऐसा है कि शायद जो एक कद्दावर नेता एनसीपी की तरफ से जो एक चेहरा था वो मिसिंग होगा। वो ढूंढने में टाइम लग सकता है इन्हें, और वही ढूंढने के लिए शायद अब कोशिश भी होगी। हालांकि 1-2 दिन तो मुझे नहीं लगता कि इन लोग इस सदमे से कोई भी यहाँ का बाहर निकल पाएगा, पर पॉलिटिक्स जैसी है वैसे चलेगी। कुछ दिनों में कोई ना कोई नया अच्छा वरुण, एक सवाल और है मेरा, शरद पवार की पॉलिटिक्स पर भी कोई असर देखते हैं क्या? कोई रणनीतिक तौर पर या राजनीतिक तौर पर कोई इम्पैक्ट उनकी पॉलिटिक्स पर कैसे देखते हैं? देखिए, शरद पवार की पॉलिटिक्स बहुत सिंपल रही है। वो यहाँ कहा जाता है कि वो जो कहते हैं वो करते नहीं है, और जो करते हैं वो कहते नहीं है। तो उनके बारे में कुछ भी कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है। हालांकि अब कुछ दिनों पहले तक तो यही चल रहा था कि एनसीपी दोनों मर्ज होंगी, दोनों की पार्टी भी चल रही थी, पर इस पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड अजीत पवार के कैंप में लिया था। उनके लीडर सुनील तटकरे ने क्लियरली कह दिया था कि हमें कोई दिक्कत नहीं है मर्ज करने से, पर एक चीज हम बता देते हैं कि आपको, यानी अगर एनसीपी शरद पवार के लीडर्स को आना है तो हम एनडीए के साथ हैं, ये बात मान कर आना पड़ेगा। और ये बात इसलिए भी कहा था क्योंकि बहुत से लीडर शरद पवार के कैंप में ऐसे हैं जिनका जो वर्चस्व है वो इसलिए है क्योंकि वो एनडीए में थे, और उनका जो वोट बैंक है वो एनडीए के साथ है, जो मुस्लिम वोट बैंक है। अगर वो यहाँ आ जाते हैं तो शायद उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो चीज कैसे शरद पवार नेगोशिएट कर पाते हैं, किस तरीके से उस चीज से निकल पाते हैं, और कैसे ये लोग साथ में आते हैं, वो एक बहुत बड़ा सवाल होगा। शरद पवार की पॉलिटिक्स हमेशा से रही है। वो शायद द लॉन्गेस्ट लिविंग महाराष्ट्र पॉलिटिशियन है अभी, और
उनके पॉलिटिक्स के ऊपर ज्यादा कुछ असर होगा नहीं। वो एक बार हारते हैं तो अगली बार जीतते हैं, अगली बार जीतते हैं तो उसके बाद हारते हैं, ये उनके पास हमेशा से रहा है उतार चढ़ाव। तो ही नोज हाउ महाराष्ट्र पॉलिटिक्स वर्क्स। तो उनके लिए ज्यादा बीजेपी को कुछ लेकर भी एक बोलना। सवाल ले लेती हूँ मैं आपसे, क्योंकि देख रहे हैं हम लगातार इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल बातें हो रही हैं, क्योंकि आपका भी 2 दशक का एक पूरा अनुभव रहा है, तो आप बहुत बेहतर एनालिसिस इस पूरे विषय पर कर सकते हैं। बीजेपी और अजीत पवार के लिहाज से सवाल है मेरा कि बहुत लोग कह रहे हैं कि अजीत पवार ने बीजेपी का इस्तेमाल किया, बहुत लोगों का कहना है बीजेपी ने अजीत पवार का इस्तेमाल किया। उसके लिहाज से आप कैसे देखते हैं, क्योंकि इन दोनों के रिलेशन के लिहाज से मैं समझना चाहूँगी। अगर नहीं इस्तेमाल किया एक दूसरे का दोनों ने, तो फिर सवाल बनना चाहिए। पॉलिटिक्स में आप एक दूसरे के साथ इसलिए आते हैं ताकि वो एक दूसरे को फायदा दे सके, वोट अपना ट्रांसफर कर सके, आपको जिता सके, आपको उस मुकाम तक ला सके कि आप किसी मायने में सत्ता में रह सके। तो अगर नहीं इस्तेमाल किया होता तो और अगर दोनों को एक दूसरे की जरूरत नहीं होती तो शायद ये साथ में भी नहीं आते ना। पुणे में जहां म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव हुए अभी हाल ही में, दोनों पार्टियां एक दूसरे के विरोध में लड़ी, पर दोनों पार्टियों के लीडर्स ने ओपनली कहा था कि हम ये स्ट्रैटेजी बनाकर लड़ रहे हैं कि ताकि ऑपोजिशन दूर रहे, और हुआ ही। पुणे में पिंपरी चिंचवड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में सत्ता में बीजेपी आई, ऑपोजिशन में अच्छे नंबरों के साथ अजित पवार की एनसीपी आई। तो ये एक बहुत बड़ा जो सवाल आपने कहा कि क्या एक दूसरे को ये यूज कर रहे थे, ऑब्वियसली यूज कर रहे थे, और करना भी चाहिए। पॉलिटिक्स में अलायंस इसीलिए होता है, वरना शिंदे के साथ जाने का क्या फायदा अगर शिंदे के वोटर बीजेपी को वोट नहीं कर रहे हैं। अगर एनसीपी के साथ जाकर क्या फायदा अगर बीजेपी को एनसीपी के वोट नहीं ट्रांसफर हो और एनसीपी को बीजेपी का वोट ट्रांसफर नहीं हो। और ये इन्होंने 2024 में लोकसभा में जो झटका पाया था उसको सुधारा 2024 के असेंबली इलेक्शन में, और इसी का परिणाम है कि तीनों पार्टी मिलकर इतने अच्छे नंबर लिया। वरुण, बहुत शुक्रिया, बहुत मदद मिली हमें समझने में महाराष्ट्र की राजनीति को और अजीत पवार के करियर को कि